हे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी आप लोग को पता होगा यहाँ पे जिस तरीके से जो कोलिज़म वाला आप कह सकते हैं न्यूज़ है, बेसिकली 5+1 कमेटी जजेस वाली, ये क्या कहती है ये तो आप लोग को पता लग गया होगा। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही थी और है बेसिकली अभी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को कवर करूंगा, कुछ जो हिस्ट्री है उसको भी कवर करके आपको बताऊंगा बेसिकली कि क्या चलता हुआ आया था। और साथ ही हम लोग इस कोलिज्म को डिस्कस करेंगे एनजैक से कि दोनों में क्या डिफरेंस रहा, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं नहीं आई हैं, ये सब कुछ। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है दोस्तों। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और जब कह सकते हैं जो हिंदू है वहाँ से भी मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट दिया है बेसिकली। तो इस तरीके से दोनों ही न्यूज़पेपर को मैंने कवर करते हुए ये जो आपके लिए आप कह सकते हैं वीडियो है ये लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी आफ्टर दिस वीडियो और आप लोग को इसके बारे में पता भी काफ़ी कुछ लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड। लेट्स गेट गो विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आप लोग को, आप लोगों के लिए इस बार काफ़ी अच्छा मौका है। अभी आप लोग के लिए बता दूं मैं कि एंड्रॉयड ऐप है वो भी लॉन्च होगा, जहाँ पे आप लोग खुद को कंपटीशन के विद आप कह सकते हैं कम्पीट करके, नाम है, कंपटीशन करते करते प्राइजेस वगैरह जीत सकते हैं। सेम दोस्तों 20 अक्टूबर से आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं। आप लोग यहाँ पे खुद को जाके एनरोल कर लीजिए। 0% की EMI अवेलेबल है। 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे यानी कि सैटरडे को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एनरोल भी कर लीजिए ज़रूर इसमें। ओके, EPFO के भी यहाँ पे जो क्लासेस हैं ये लाइव हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, हमारा कोड यूज़ कीजिए स्टडी आईएएस और फ़ायदा उठाइए इसका। ओके, और यहीं आपको बता दूं मैं कि लास्ट माइल जो आप कह सकते हैं फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है 2022 वाला, वो भी चालू हो गया। तो आप लोग यहाँ पे भी खुद को जाके एनरोल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए क्या बातें आती हैं और किस तरह की बातें हमें पता लगती हैं, मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अभी चल रहा है कि मीटिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के कोलिज्म को लेके। इसके अंदर दोस्तों आते हैं, एक तो हो गया हमारे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI और आपके 4 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं वो। ओके, इन्हें यहाँ पे बुलाया गया फॉर सितंबर 30। पर दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, अब देखिए मैं बताऊँ आपको, बेसिकली यूनियन लॉ मिनिस्टर जो हैं बाय लेटर डेट अक्टूबर 7 को रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस यू ललित को कि वो नॉमिनेट करें अपने सक्सेसर को। और उस यहाँ पे लेटर का जो टेन्योर था वो ख़त्म होता है दोस्तों ऑन नवंबर 8, 2022 में। पर जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन्ड होती है और यहाँ पे उनके जो आप कह सकते हैं सब्सिक्वेंट क्लोजर है उनको इनवाइट किया जाता है अटेंडेंस टू द मैनर इन विच कोलिज्म फंक्शंस। ओके, तो कुछ इस तरीके की जो बातें हैं वो चलती हुई आई हैं बेसिकली। अब आखिर ये कोलिज्म सिस्टम काम कैसे करता है और इसका क्या डिफरेंस है एनजैक से। ओके, इन सभी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको ध्यान से समझिएगा और मेन जो आप कह सकते हैं पार्ट है वीडियो का वो यही है कि आप लोग इसके बारे में समझ सकें। सबसे पहले एक कोलिज्म जो सिस्टम रहता है इसके अंदर आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बेसिकली टू दी हायर जुडिशरी। और ये चीज़ें दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले 3 दशकों से चलती हुई आ रही हैं। इसका मतलब कि जो कोलिज्म है ये एक तरह का ग्रुप है जहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जजेस वगैरह हैं ये बैठते हैं। और देखिए दोस्तों जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है बेसिकली इसकी, वो ये है कि जो ओपिनियन है उन सभी का वो प्राइमेसी है इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू दी हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट या फिर उनके ट्रांसफ़र के साथ। एक लीगल बेसिस पे ये फाउंड करा गया कि सीरीज ऑफ 3 जजमेंट्स के तहत ही आप कह सकते हैं जो जजेस वाला केस है ये रिफ़र होता है। जो मैनर है जिसमें ये लोग काम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के जज को कि वो अपॉइंट करेंगे बाय दी प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है दोस्तों इसकी अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करता है, आपके प्रेसिडेंट हो गए बेसिकली भारत के, और दूसरा कौन हो गया हमारा CJI जो है वो डिसाइड करते हैं। जो पहला जज का केस आता है दोस्तों उसके अंदर बता दूं मैं कि कोर्ट हेल्ड करती है एक कंसल्टेशन विद द CJI जो कि पूरी तरीके से इफेक्टिव रहती है। दूसरा जो आप कह सकते हैं जज का केस आता है जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करा गया बेसिकली
जो कि हुआ था कोलिजियम सिस्टम 1993 के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेसिकली, इतने से इतनी बात। ये जो है जो सेकंड जज का हुआ था वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया था 1993 में कोलिजियम सिस्टम, जहाँ पे आप कह सकते हैं जो CGI है ये बैठती है, कंसल्ट करती है अपने कोलिजियम के साथ, जिसके अंदर उस कोलिजियम में बेसिकली 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं इन द एपेक्स कोड ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। और तीसरा यहाँ पे जो थर्ड जज केस है दोस्तों, जो कि होता है आप कह सकते हैं 1998 के अंदर, जिसमें बोला गया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को भी लाया जाए और एक्सपेंड करा जाए कोलिजियम को उनके करंट कंपोजिशन से, जिसके अंदर एक तो आपके यहाँ पे CGI होंगे और फिर उसके साथ उनके साथ साथ बेसिकली यहाँ पे 4 और जो 4 मोस्ट आप कह सकते हैं जजेस हैं उनको रखा जाएगा। ओके, तो ये बातें हमें पता लगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी जो लॉ है वो नहीं ये कहता है बेसिकली कि कोलिजियम जो है वो डाई फंक्शनल रहेगा ड्यूरिंग दी लास्ट मंथ ऑफ दी चीफ जस्टिस टेन्योर, बट उसको यहाँ पे रखा जाएगा इन द मैटर ऑफ कन्वेंशन। इस तरीके से ये बातें पता लगती हैं। अब आपके साथ मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ एनजेक। ओके, ये भी आप कह सकते हैं एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम है, जहाँ पे जजेस के लिए रखा गया है कि अपॉइंट किया जा सके जजेस को। और ये आपका कोलिजियम सिस्टम जो है जो कि 3 जजेस केसेस पे बेस्ड है पूरा। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली बात देखिए, जो कोलिजियम सिस्टम है ये पूरे तरीके से बेस्ड ऑन है 3 जजेस केसेस पे, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करा। ओके, कि पहला केस कंसल्टेंसी के बारे में बात करता है, दूसरा केस कोलिजियम सिस्टम में, और थर्ड केस जो है वो आपका वो एक्सपेंडेड फॉर्म जो है उसके बारे में बात करता है। तो इन तीनों पे बेस है। वहीं अगर एनजेक के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसी बॉडी है जिसे क्रिएट करा गया था सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम में, जहाँ पे हम लोग जजेस को अपॉइंट करते हैं, बस इसका ये काम था बेसिकली। इसका यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, जब मैंने आपको बताया पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट और CGI मिलते थे, वहाँ पे ये चीज़ें चलती थी। ओके, देखिए कोलिजियम सिस्टम के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो होती है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस के द्वारा। और एनजेक सिस्टम के अंदर यहाँ पे लोकसभा पे आप कह सकते हैं ये पास हुआ बेसिकली 13 अगस्त 2014 में, और राज्यसभा से भी ये सेम डे पे ही पास हो गया। ओके, अगर मैं बात करूँ कोलिजियम सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता लगाना बेसिकली कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग रही, लोकसभा राज्यसभा का रोल रहा। एनजेक के अंदर दोस्तों 6 लोग होते हैं। एक हो गया आपका CGI, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हो गया यहाँ पे आपके लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन हो गए जो कि डिसाइड होते हैं बेसिकली। इस तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट रहती है और इतने लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है पूरे दौरान में। अगर मैं बात करूँ कोलिजियम सिस्टम के बारे में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज आर्टिकल 124 में कहता है कि अपॉइंटमेंट टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद जजेज एज प्रेसिडेंट में डीम्ड नेसेसरी। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट को इतना नहीं पता है, तो जिन बातों को आप कह सकते हैं जजेस के साथ कंसल्ट करते हुए बेसिकली वही डिसाइड करेंगे कि कौन जज बनेगा नहीं। ओके, अगर क्रिटिक्स के बारे में बात करूँ मैं कोलिजियम सिस्टम के बारे में, तो ये क्लोज्ड डोर सिस्टम है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है बेसिकली, क्योंकि यहाँ सब कुछ जो होता है वो किसके बीच में रह रहा होगा। ये एक तरफ हो गया आपके जो भी CGI हैं उनके जजेस वगैरह हो गए वो, और प्रेसिडेंट, इनके अलावा किसी को नहीं पता होता इसके बारे में। वहीं बात करें अगर एनजेक के बारे में, तो यहाँ पे जो क्रिटिक्स है वही कहता है कि एनजेक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है दूसरों का, और दूसरे जो हैं वो आप कह सकते हैं किसी और का नाम ला सकते हैं बेसिकली इसमें, क्योंकि इतने सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई बात चले। और इसी वजह से यहाँ पे ऐसा ना हो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया सके, तो ये एक जो कॉम्प्रोमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है ये एनजेक के साथ आती है। ओके, आई होप कि आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा कि आखिर ये क्या है बेसिकली, और क्या बातें जो कि पता लगती हैं हमें एनजेक और जो आपका कोलिजियम सिस्टम है ये क्या है। ओके, अगर एनजेक फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं बेसिकली, जो कि मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ आपको। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो आप कह सकते हैं किस तरीके से काम करती है यहाँ पे, वही मैंने आपके साथ डिस्कस करा। ओके, पहले बता देना चाहिए था लेकिन अभी याद आया तो आपको बता दिया कि समझ गए क्या है फुल फॉर्म दोबारा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ओके, तो आई होप कि आपको पता लगा हो बेसिकली कि आखिर कैसे एनजेक और कोलिजियम सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि क्या या फिर किस तरीके के जो डिस्चार्ज हैं उसके फंक्शंस पे वो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा या फिर ज़्यादा आप मान सकते हैं क्रिटिसिज्म जो है वो इसका मिला है बेसिकली, क्योंकि ये ओपेक है। अब जो ओपेक वर्ड है ये एक इंग्लिश का वर्ड है, जहाँ पे बता दूँ कि ओपेक एक ऐसा मिरर होता है जिसमें आप लोग एक तरफ से देख सकते हैं पर दूसरी तरफ से आप नहीं देख पाएंगे। मतलब कि वही जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस करा कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है उसी को ये ओपेक वर्ड दिखाता है।
ओके, तो इसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। अब देखिए मैं बताऊँ आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ पे कुछ रेजोल्यूशंस और कुछ रिकमेंडेशंस भी लाई गई हैं जो कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं इस डिसीजन को लेके। अब जो नेचर है डिलिबरेशन का, वेदर आप ये मान लीजिए कि कोई इंटरनल डिफरेंस आ रहा है ओपिनियंस में, वो उनके सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट आर अननोन पे बात करता है। तो जो मेन फंक्शन है थ्रू सिस्टम ऑफ एडॉप्टिंग रेजोल्यूशंस एंड सेंडिंग देम टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर फॉर फर्दर एक्शंस। ओके, जो प्रपोजल है अपॉइंटमेंट ऑफ जज का वो रिटर्न करेगा फॉर रिकंसिडरेशन, और जो कोलिजम है दोस्तों ये यहाँ पे या तो ड्रॉप कर देगा या फिर उसे रीइटरेट करेगा। मतलब कि ये जो पूरी प्रोसेस है बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस करी, इनको दोबारा से अपनाएगा और तब जाके डिसाइड करेगा कि ये चीज़ें मतलब कि कौन अपॉइंट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे कोलिजम को रीइटरेट किया जाएगा, उनके डिसीजन को जब दोबारा से देखा जाएगा रिकंसिडरेशन के बाद, तब गवर्नमेंट जो है वो बाइंडिंग करेगी। मतलब कि जब गवर्नमेंट उनकी बात मानेगी, इस तरीके से आप मान लीजिए ये बातें चलती हैं बेसिकली। अब इसमें क्या हुआ, इसमें पता नहीं लगा बेसिकली। आप लोग अगर खुद ही देखेंगे तो आप लोग जान सकते हैं कि ये इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। हमें ना तो ये पता लगा कि कौन सा कैंडिडेट इसके अंदर लाया गया था, किसको यहाँ पे लगाया गया, कौन आने वाला है, कौन नहीं इसमें अपॉइंट किया गया, किसी आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट के नॉमिनेशन में किसका नाम आया। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता लगी हमें बेसिकली। तो ये काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है कोलिजम सिस्टम का, और इसकी फंक्शनिंग का यही आप कह सकते हैं क्रिटिसिज्म है कि ये काफ़ी ज़्यादा ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। अब क्यों यहाँ पे मीटिंग को क्लोज कर दिया गया बिना ही किसी रिजल्ट के? अभी जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक मीटिंग बैठी थी, ओके, उसको यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? पोस्टपोन किया था बेसिकली, आपको पता होगा। तो देखिए जिस दिन यहाँ मीटिंग होती है उस दिन मेंबर ऑफ कोलिजम जस्टिस DY चंद्रचूड़ हो गए आपके, जो कि आप कह सकते हैं बनेंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही उन्होंने प्री ऑक्यूपाइड करा था अपने कुछ लिस्ट ऑफ केसेस को, जो कि आप कह सकते हैं कोर्ट आवर्स के आगे जाके उन्होंने करे थे। इसके साथ साथ दोस्तों जो डिफरेंस था ओपिनियन का वो भी बताया जा रहा है कि उसे एक्नॉलेज करा गया था, ओके, ओवर द मैनर इन विच डिलिब्रेशन वर टू गो ऑन। वहीं दोस्तों जो हमारे चीफ जस्टिस ललित थे वो चाहते ये थे कि सर्कुलेट करवाया जा सके फाइल्स को बेसिकली, और कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन को देखा जाए फॉर अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। और जो दो जज थे यहाँ पे कोलिजम के, जैसे कि जस्टिस चंद्रचूड़ हो गए आपके और जो जस्टिस अब्दुल नाजिर हैं, ये फेवर में नहीं थे सर्कुलेशन के। ओके, तो ये आप कह सकते हैं जो ओपिनियंस में डिफरेंस आ रहा था ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इसी दौरान दोस्तों जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लिया कि टू नेम हिज सक्सेसर, और बाय कन्वेंशन दोस्तों जैसे ही एक बार रिकमेंडेशन आ जाती है फॉर द सक्सेसर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस आ जाती है, तो उस टाइम पे कोलिजम को उस डिसीजन को सीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं कहता है, रूल नहीं है कि कोलिजम जो है वो डाइस फंक्शन करेगा ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ द चीफ जस्टिस टेन्योर, पर ऐसा जो है वो ऑब्जर्व किया गया एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिली इस पूरे केस के अंदर, और ये काफ़ी बड़ा इशू भी आया जो कि हमें देखने को मिलता है। अब क्या इशू है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इस डेवलपमेंट पे दिक्कत आई? 3 क्वेश्चंस यहाँ पे उठते हैं। पहला ये है कि क्या ऐसा करना प्रिस्क्राइब्ड रहेगा मोड ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पर्सनल डिलिब्रेशन आता है या फिर सर्कुलेशन की बात आती है या फिर अडॉप्टिंग की बात आती है, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ कन्वीनियंस पे सवाल उठते हैं आपके। ये है। क्या दूसरा सवाल ये उठ के आता है कि क्या जितने मेंबर थे कोलिजम के वो अपना ओपिनियन राइटिंग या फिर कहीं ना कहीं कन्वे करवा रहे थे रिजर्वेशन को लेके ओरली? कुछ ऐसे रिलेटेड जो सवाल हैं ये काफ़ी बड़ा आते हैं। फिर दोस्तों आता है कि अगर हम लोग रिकमेंडेशन बाय मेजॉरिटी की बात करें, ओके, तो वहाँ पे एक या फिर दो जब अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं रिजर्वेशन को लेके, तो क्या ये एक सही रीज़न है फॉर द एग्जीक्यूटिंग टू रिजेक्ट द रिकमेंडेशन और सीक रिकमेंडेशन की बात को लेते हुए? बताइए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये जरूरी है कि कोलिजम जो है वो होल्ड ना करे किसी भी डिलिब्रेशन को जब लास्ट मंथ रहेगा चीफ जस्टिस टेन्योर का। ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि 1 महीने बाद चीफ जस्टिस हट जाएंगे, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, और अगर अभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर और दिक्कत आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे कोई चीफ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि पहले का तो टेन्योर खत्म हो चुका है। इसी बात को ध्यान रखते हुए कि जो CJI हैं वो अपॉइंट करेंगे बाय सीनियरिटी। मैनी ऑफ देम हैव ओनली शॉर्ट टेन्योर रनिंग इनटू फ्यू मंथ्स।
तो ये कन्वेंशन जो है वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को स्लो डाउन कर रहा होगा। तो ये स्लो डाउन की भी एक यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, क्योंकि अगर ऐसे कुछ डिफरेंस आते हैं ओपिनियंस में तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो यही मिल रही होगी कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में देरी होगी। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं इस पूरे टॉपिक से। आई होप कि आपको पता लगा होगा और आपके अगर कुछ डाउट वगैरह हैं तो ये भी क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है इसको लेके तो उसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग डेफिनेटली उस पर काम करेंगे और जो भी आपकी बात होगी उसको ध्यान से देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।